जय हिंद। हम लोग जानेंगे आज सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की जो चर्चा है आर्टिकल 124 के अंतर्गत आते हैं। और आर्टिकल 124 जो है मतलब सर्वोच्च न्यायालय ये लाए हैं किस देश से, तो यूएसए के संविधान से लाए हैं। ओके देन, ये हम कल भी बताए थे। इसी योग्यता के बारे में जानते हैं, तो इसकी योग्यता में क्या है, तो इसकी योग्यता में ही बात बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का या तो 10 साल वकील रहिए, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट में आप 10 साल वकील रहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता आपके पास है। क्या बोले, या तो आप हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप 10 साल वकील रहिए, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट की जज बनने की योग्यता रखते हैं। ओके देन, या फिर हाई कोर्ट में 5 साल जज रहिए, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में योग्यता रखते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला गया है राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। ओके, उसके बाद बोला गया है टोटल जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, टोटल 34 जज होते हैं। ठीक है, टोटल 34 जज होते हैं, जिसे बोलते हैं अन्य न्यायाधीश। ओके, और एक जो होता है मैन, उसे बोलते हैं सीजीआई। सीजीआई का अर्थ क्या हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसे बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश। एक मैन होता है, 33 अन्य होता है। ओके, इसके कार्यकाल के बात बोले तो इसकी कार्यकाल की अगर बात बोले तो इसकी कार्यकाल जो होता है ये 65 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष इसका मतलब इसका कार्यकाल होता है। ओके, मतलब कार्यकाल जो पहले पूर्व जाए, या तो 65 वर्ष पूर्व जाए या फिर 6 वर्ष पूर्व जाए, इसका कार्यकाल होता है। जजों की नियुक्ति जो की जाती है, जज की जो नियुक्ति की जाती है, ये कॉलेजियम विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, कॉलेजियम विधि द्वारा किया जाता है जजों की नियुक्ति। और कॉलेजियम विधि क्या होता है, इसमें ना 5 सीनियर जज जो है, 5 सीनियर जज जजों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में कमी आती है, तब जो है इस तरह से प्रोसेस अपनाया जाता है। ओके, जिसे बोलते हैं एडहॉक। ठीक है, 127 में ये बात बोला गया है कि एडहॉक की चर्चा है। एडहॉक का अर्थ क्या हो गया, एडहॉक का अर्थ हो गया तटस्थ न्यायालय, मतलब तटस्थ इसके कार्य के लिए। ठीक है, एडहॉक का मतलब क्या होगा, तटस्थ मतलब इसके कार्य के लिए। ठीक है, इस कार्य के लिए हम 127 का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जजों की संख्या में कमी आने लगती है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में अगर कमी आता है, तो इसके बाद जो है 5 सीनियर जज जो है वो डिसाइड करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट से अस्थायी रूप से जज लाते हैं। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात किस में बोली गई है, सारा बात बोला गया है 127 में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 129 में बोला गया है अभिलेख न्यायालय के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 129 में क्या है, अभिलेख न्यायालय के बारे में बोला गया है। ओके, आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट का कुछ पावर है। पावर क्या है, तो आइए देखते हैं। आर्टिकल 131 में बोला गया है कि आरंभिक आधिकारिक मतलब कहने का अर्थ यह है कि वैसे मुकदमा जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाए जा सकते हैं, जैसे कि केंद्र और राज्य का विवाद। ठीक है, केंद्र और राज्य का विवाद जो जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये बात किस आर्टिकल में बोला गया है, तो आर्टिकल 131 में बोला गया है। ओके, या फिर राज्य का विवाद ये कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये बात किस आर्टिकल में बोला गया है, आर्टिकल 131 में बोला गया है। ठीक है, आर्टिकल 131 में बोला गया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाए जा सकते हैं आर्टिकल 131 के तहत, और ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में ही मतलब सुलझा सकते हैं ये सब मुकदमा। ठीक है, आगे आर्टिकल 127 में क्या बोला गया है, पुनर्विचार। कहने का अर्थ ये हो गया न्यायिक पुनर्लोकन। इसमें क्या होता है, न्यायिक पुनर्लोकन में क्या होता है कि न्यायालय जो है अपने फैसले को बदल सकती है। ठीक है, अगर न्यायालय कोई फैसला सुना दिया और उसे लगा बाद में कि नहीं ये फैसला मुझे नहीं सुनाना चाहिए, तो वो अपने फैसले को बदल सकता है। ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो आर्टिकल 137 के अंतर्गत। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आर्टिकल 139 में क्या बात बोला गया है कि मूल अधिकार के अलावा जो है आप जो है रीट निकलवा सकते हैं। मूल अधिकार के अलावा
अन्य रीट मामले की जो सुनवाई होती है आर्टिकल 129 के तहत होता है। कहने का अर्थ ये हो गया कि मेरा अगर मूल अधिकार हनन होता था तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाते थे, आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जाते थे। लेकिन यहाँ 139 में क्या बात बोला गया है, 139 में बात बोला गया है कि मेरा अगर मूल अधिकार के अन्य मतलब मूल अधिकार की बात नहीं बोली गई है, मूल अधिकार के अलावा जैसे कि हम यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, मेरा यूट्यूब वीडियो कोई चुरा के अपलोड कर दिया तो अन्य रीट निकलवा सकते हैं ना, अन्य रीट निकलवा सकते हैं किस आर्टिकल के तहत, 139 आर्टिकल के तहत। ओके, तो अन्य रीट की बात बोली गई जो आर्टिकल 139 के तहत निकाले जाते हैं। और बोला गया है कुछ संवैधानिक मामले बोले गए हैं, बोला गया है कि संवैधानिक मामले में जो जज होते हैं, संवैधानिक मामले में जजों की संख्या 5 बताई गई है। कोई भी संवैधानिक मामला अगर होगा तो जज जो होंगे इसे सुलझाने के लिए कम से कम 5 जज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक विवाद था जिसे बोला गया है केशवानंद विवाद। केशवानंद विवाद में कुल टोटल 13 जज थे। केशवानंद विवाद में कितना जज थे? 13 जज थे। ओके, और गोलकनाथ विवाद में कितने जज थे? तो 11 जज थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 143 में क्या बात बोला गया है कि मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। मन हुआ राष्ट्रपति का कि मेरा दिमाग सही नहीं है, राष्ट्रपति का कहना होगा कि मेरा दिमाग सही नहीं है, फैसला कुछ सुनाना है, कुछ बात करनी है, तो इस मामले में आर्टिकल 143 के तहत मुख्य न्यायाधीश से वो सलाह मांग सकते हैं। वो बोलेंगे कि मुझे कुछ सलाह दीजिए, आपसे हम सलाह मांग रहे हैं। लेकिन वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है कि या वो सलाह देगा या नहीं देगा, उसके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, या फिर राष्ट्रपति भी उस सलाह को मानेगा कि नहीं मानेगा, ये भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इसलिए ये बाध्य है। ओके, सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 148 में बोला गया है कैग की बात, ठीक है। कैग का पूरा नाम होता है, कैग का पूरा नाम क्या है? तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रण महालेखा परीक्षक की जांच की जो बात बोली गई है ये कैग में आता है। ओके, सबसे बड़ा यही होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि केंद्र हो या फिर राज्य हो, दोनों की खर्च का जो लेखा जोखा या जांच की जो बात होगी ये कैग का काम है कि ये जांच करेगा। ओके, तो लेखा जोखा की जांच कौन करेगा? तो कैग। कैग की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 में है। ओके देन, इसका कार्यकाल क्या होता है? इसका कार्यकाल 65 ईयर होता है या फिर 6 वर्ष, जो पहले पूर जाए। या तो 65 वर्ष पूर जाए, बूढ़ा हो जाएंगे आप, रिटायर हो जाएंगे, या तो आप 6 वर्ष पूरा लीजिए, ठीक है। दोनों में से कोई पूरेगा तब रिटायर होकर आप घर जा सकते हैं। ओके, और इसे हटाने के लिए ना महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। इसे हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, क्योंकि ये भी बहुत लेंदी पद होता है। ओके, तो इसे हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और इसमें बोला गया है कि अगर कैग जो है, कैग मतलब नियंत्रण महालेखा परीक्षक, जो कि आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है, ये अपना रिपोर्ट किसे सौंपेगा जांच करके? तो ये अपना रिपोर्ट देगा कहाँ? ये अपना रिपोर्ट देगा जाके राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति किसे देगा? तो राष्ट्रपति देगा लोकसभा को। और लोकसभा किसे देगा? तो लेखा समिति, अस्थायी संसद के जो होते हैं लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति, उसे जांचते हैं। कहने का अर्थ ये हो गया, फिर से देख लीजिए कि कैग जो है अपना रिपोर्ट किसे देगा? तो राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। और राष्ट्रपति किसे देगा? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में जाके वो रखवाएगा अपना रिपोर्ट, ठीक है। और इसकी समीक्षा, इसकी फिर से ये जांच कौन करेगा? तो लोक लेखा करेगा जांच, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। तो अब जो है हम देखेंगे राज्यपाल के बारे में। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, आज हम देखेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल की जो चर्चा है आर्टिकल 153 से लेके 159 तक में राज्यपाल की ही चर्चा है। ओके, आर्टिकल 153 में किसकी चर्चा है? तो राज्यपाल की पद के बारे में बोला गया है, ठीक है। इस तरह से 53 से लेके 159 तक राष्ट्रपति का ही चर्चा है। इसके ट्रिक के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ट्रिक क्या है मेरा? तो रकानी कायो सस, रो से राज्यपाल मतलब राज्यपाल का पद, आर्टिकल 153। को से
कार्यपालिका, राज्य के कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है। राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति, बस वही प्रोसेस है। ओके, तो कार्यपालिका की बात बोली गई, मतलब राज्य के कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वो राज्यपाल होगा, आर्टिकल 54 के तहत, मतलब 154 के तहत। ओके, नी से हो गया नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति की बात बोली गई है जो कि आर्टिकल 155 के तहत किया जाता है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। ओके, और राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, और राज्यपाल जो है, राज्यपाल कभी भी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, क्योंकि राज्यपाल का जो पद है ना वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे रहता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके कार्यकाल के बारे में बोला गया है आर्टिकल 156 में बोला गया कार्यकाल के बारे में, जो कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन 5 वर्ष के पहले भी आप इसे हटा सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे रहता है, कभी भी उसे हटा सकता है। ओके, योग्यता के बारे में बोला गया है। योग्यता में आर्टिकल 157 में जो है योग्यता के बारे में बोला गया है, राज्यपाल की योग्यता के बारे में बोला गया है। ओके देन, और आर्टिकल 158 में क्या बोला गया है? शर्त कंडीशन के बारे में बोला गया है। ओके, शर्त कंडीशन के बारे में बोला गया है आर्टिकल 158 में। और आर्टिकल 159 में क्या बोला गया है? शपथ के बारे में बोला गया है। ठीक है, राज्यपाल की शपथ के बारे में बोला गया है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ओके, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, जबकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? CJI मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है ना, तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, और राज्य में हाईकोर्ट होता है तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिख दिए हम। राज्यपाल की पद की बात बोलेगी 153 में, और पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण पे ही राज्यपाल अपने पद पे बना रहता है। ठीक है, और ये बात, एक बात और बोला गया है कि राज्यपाल जो अगर बनेगा ना तो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। अगर हम इस राज्य में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, तो मुझे इस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, अदर स्टेट में मुझे फेंक देगा कि आप अदर स्टेट में चल जाओ। ये कंडीशन होता है, मतलब उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता जिस राज्य का वो निवासी है। ओके, 154 में क्या है? तो राज्यपाल जो है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होगा? वास्तविक प्रधान सीएम होगा। राज्य में वास्तविक प्रधान सीएम, और केंद्र में वास्तविक प्रधान पीएम। केंद्र में औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति, और राज्य में औपचारिक प्रधान राज्यपाल। ओके, 156 में राज्यपाल की नियुक्ति है जो कि राष्ट्रपति करते हैं पीएम के सलाह पे। 156 में कार्यकाल है जो 5 साल का होता है। 157 में योग्यता के बारे में बोला गया है। तो लगभग हम 153 से लेके 159 तक लगभग हम राज्यपाल के बारे में पढ़ लिए। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही। कल जो देखेंगे और भी इससे अच्छे से जानेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।